नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। हालिया इंतखाबात के नताइज के बाद मुस्तक़बिल को लेकर फ़िक्रमंद रियासती हुकूमत ने 50,000 मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया। ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार हरकत में आ गए और उन्होंने तमाम महकमों के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए महकमावारी सतह पर मखलूआ जायदादों की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। मौजूदा सरगर्मियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हुकूमत बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही है, जो पहले कभी नहीं देखी गई। जहां हुकूमत की जानिब से 50,000 मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात को एक कारनामे के तौर पर पेश करने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं बेरोज़गार नौजवानों का ये कहना है कि लाखों जायदादें मखलूआ हैं और 50,000 जायदादों पर तक़र्रुरात अगर किए भी जाते हैं तो ये हुकूमत का कोई कारनामा नहीं होगा। तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों ने बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ हर मरहले पर नाइंसाफ़ी हुई, जिनमें सरकारी मुलाजिमतें भी शामिल हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाने की बुनियादी वजूहात में पानी, मुलाजिमतों और फंड्स के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी शामिल है। TRS ने इन तीनों मामलात में रियासत के साथ नाइंसाफ़ी की आवाज़ बुलंद की थी और तेलंगाना तहरीक का यही नारा था। लेकिन रियासत की तश्कील के बाद जब TRS बरसर इख्तिदार आई तो उसने अपने इस नारे को शायद फरामोश कर दिया। हर घर के एक फ़र्द को मुलाजिमत की फराहमी का वादा किया गया था, जो ताहाल वफा नहीं हो सका। रियासत के सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस के अलावा यूनिवर्सिटीज़ और पुलिस स्टेशनों में लाखों जायदादें मखलूआ हैं। हर माह 500 तक 600 मुलाजिमीन रिटायर हो रहे हैं। जितने सरकारी मुलाजिमीन वजीफ़े पर सुबुकदोश हो रहे हैं, उतनी तादाद में सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक पिछले 6 साल के दौरान हज़ारों मुलाजिमीन वजीफ़े पर सुबुकदोश हुए हैं। तालीमी इदारों और महकमे पुलिस में करीब 70,000 जायदादें मखलूआ हैं। इसके अलावा दीगर महकमों में मज़ीद 75,000 से ज़ायद जायदादें खाली हैं। पिछले 6 साल के दौरान तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 6 साल के दौरान 39,952 जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी दी गई, जिनमें से 35,724 पोस्ट पर तक़र्रुरात का अमल मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है। महकमे पुलिस, गुरुकुल इदारों के साथ पंचायत राज डिपार्टमेंट के अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स में जायदादों पर तक़र्रुरात किए गए, लेकिन अभी तक जंबो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। TRT का साल 2017 में नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन अभी तक तक़र्रुरात का अमल पूरा नहीं हुआ। नए अजला की तश्कील के बाद भी नए मुलाजिमतों के मौक़े फराहम नहीं हुए। हमें मिली जानकारी के मुताबिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 19,808 मंजूरा जायदादें हैं, जिनमें से 12,857 खाली हैं। स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल फैमिली वेलफेयर में 1,37,453 मंजूर शुदा जायदादें यानी सैंक्शन पोस्ट हैं, जिनमें मखलूआ जायदादों की तादाद 24,702 है। महकमे दाखिला में मंजूर शुदा जायदादों की तादाद 96,643 है और इस महकमे में 37,218 पोस्ट खाली हैं। महकमे माल यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 27,860 जायदादें मंजूर शुदा हैं, जिनमें से 8,118 जायदादें खाली हैं। पंचायत राज डिपार्टमेंट में 28,351 जायदादें सैंक्शन है, जिनमें से 5,929 जायदादें खाली हैं। ट्राइबल वेलफेयर में 13,173 जायदादें मंजूर शुदा हैं और उनमें से 5,852 जायदादें खाली हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 13,680 जायदादें मंजूर शुदा हैं और उनमें से 5,852 जायदादें खाली हैं। महकमे जंगलात में 6,803 मंजूर शुदा जायदादें हैं, जिनमें से 3,367 जायदादें खाली हैं। लेबर डिपार्टमेंट में 6,005 सैंक्शन पोस्ट में से 2,893 जायदादें खाली हैं। इसी तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का बहुत फेवरेट डिपार्टमेंट रहा शुरू से, उसमें 10,566 मंजूर शुदा पोस्ट हैं, जिनमें से 2,795 पोस्ट खाली हैं। तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों का कहना है कि पहले असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए टेट मुनक़िद किया जाए, जबकि पिछले 2.5 साल से टेट का इनेकाद ही नहीं किया गया। लाखों नौजवान टेट का इंतज़ार कर रहे हैं। DED, BEd उम्मीदवारों की तंजीम के ज़िम्मेदारों का कहना है
कि हर 6 माह में टेट मुनक्किद किया जाता है, लेकिन हुकूमत उसे नज़रअंदाज कर रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद सिर्फ 2 मरतबा टेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ। उन्होंने फौरी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। अपोजिशन जमातों के कायदीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन की इजराई के बाद किसी तीसरे फरीक को कुछ न कुछ खामियों की निशानदही करवाते हुए इस मसले को अदालत से रुजू करवाया जाएगा ताकि ये अमल रुक सके, क्योंकि एक तीर से कई शिकार के मुज़दाक हुकूमत की जानिब से इसके लिए अपोजिशन को ज़िम्मेदार करार दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हुकूमत तकर्रुरात के अमल के लिए संजीदा है, लेकिन अपोजिशन ने अदालत से रुजू होकर इस अमल पर रोक लगा दी। इससे जहां हुकूमत के तईन तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों में हमदर्दी की लहर पैदा होगी, वहीं हुक्मरान जमात को सियासी तौर पर अपोजिशन के खिलाफ एक सियासी चाल चलने का मौका भी हाथ आ जाएगा। तुलबा और बेरोज़गार नौजवानों की जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के लिए ही 50,000 पोस्ट पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हुकूमत अगर तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी के मामले में संजीदा है तो हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम वेकेंट पोस्ट के लिए एक साथ नोटिफिकेशन जारी करे। तीन नए ज़राई कानूनों की मुखालिफत में किसान तहरीक का आज 23वां दिन है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे किसानों ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनसे बात करनी चाहिए, वो ज़राई कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। वहीं चिपको तहरीक के कायद सुंदरलाल बहुगुणा ने किसान तहरीक की तायद का ऐलान किया। बहुगुणा ने वीडियो रिलीज कर कहा, मैं अन्नदाताओं की मांगों का समर्थन करता हूं, यानी साथ देता हूं। मुल्क को ग़िज़ाई हिफाजत देने वाले किसान ही मुल्क के असली हीरो हैं। वहीं किसानों का कहना है कि ज़राई कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। ठंड को देखते हुए ज़्यादा टेंट्स लगाए जा रहे हैं। इसी बीच फिक्की ने कहा है कि किसान तहरीक के चलते नॉर्दर्न रीजन की मईशत को हर दिन 3,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अंदेशा है। किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आधी रोटी खा गए फिर भी दिल्ली जाएंगे, आधी रोटी खा गए दिल्ली जाएंगे, आधी रोटी खा गए दिल्ली जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों के इजलास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब किया। 53 मिनट की तकरीर में मोदी ने किसानों की सबसे बड़ी फिक्र मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर एक बार फिर कहा कि MSP ना बंद होगी ना ख़त्म होगी। उन्होंने कहा कि किसान उन लोगों से बचकर रहें जो ज़राई सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक झूठ बार बार बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का काम उनकी हुकूमत ने किया। हुकूमत MSP को लेकर इतनी संजीदा है कि बुआई से पहले इसका ऐलान करती है। किसानों को पता चल जाता है कि किस फसल पर कितनी MSP मिलने वाली है। ये कानून 6 महीने पहले लागू हो चुके थे। MSP का ऐलान पहले की तरह हुआ, खरीद उन्हीं मंडियों में हुई। कानून बनने के बाद MSP का ऐलान हुआ, उसी MSP पर फसलों की खरीद भी हुई। किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को
उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता हाथरस गैंगरेप केस में सीबीआई ने स्पेशल SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से 18 दिसंबर तक जांच पूरी करने की बात कही थी। सीबीआई ने 22 सितंबर को मौत से पहले मुतासिरा के आखिरी बयान को चार्जशीट की बुनियाद बनाया। सीबीआई ने इस मामले में मुल्जिम बनाए गए चारों लोगों के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 325 SC/ST एक्ट 302, 354, 376A और 376D के तहत चार्जशीट फाइल की। सीबीआई मुतासिरा के भाई को फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए गुजरात लेकर जाएगी। हाथरस केस में मुतासिरा के भाई ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी। जराये की माने तो सीबीआई को कुछ सवालों के ठीक ठीक जवाब चाहिए, इसीलिए मुतासिरा के भाई का साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराया जा रहा है। इस तरीके से पूछताछ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल किए जाते हैं। पूरी प्रोसेस की रिकॉर्डिंग की जाती है। सीबीआई ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों मुल्जिमीन को पिछले महीने गुजरात ले जाकर उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया था। मुल्जिमीन का पॉलीग्राफ टेस्ट और बायोस प्रोफाइलिंग भी हुई थी। इसकी रिपोर्ट एक हफ्ता पहले सीबीआई को मिल चुकी है। कोर्ट ने 16 दिसंबर को ही सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तय कर दी थी। कोर्ट ने उस दिन हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया है। तब मुतासिरा खानदान भी कोर्ट में मौजूद होगा। हालांकि अभी तक कोर्ट ने मुतासिरा खानदान को मकान और नौकरी देने के बारे में कोई अहकाम नहीं दिए हैं। मुतासिरा खानदान की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा है कि कंपनसेशन दिलाने की जिम्मेदारी हाथरस डीएम की थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ कुछ नौजवानों ने मुबैना तौर पर गैंगरेप किया था। लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। शदीद जख्मी हालत में लड़की को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। सफदरजंग अस्पताल में मुतासिरा की मौत के बाद पुलिस ने रातों रात ही मुतासिरा की लाश गांव ले जाकर खानदान की गैर मौजूदगी में आखिरी रसूमात कर डाली थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सवाल उठने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वाकये की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने 11 अक्टूबर को हाथरस केस की जांच शुरू की थी। अब तक मुतासिरा और मुल्जिमीन के रिश्तेदारों समेत 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बीते महीनों में कांग्रेस के अंदर ही मुखालिफत के सुर उठे थे। अब मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आगे आई हैं। हफ्ते के रोज यानी 19 दिसंबर से एक हफ्ते तक सोनिया गांधी कांग्रेस के कई कायदीन से मुलाकात करेंगी। इसमें उनकी शिकायतों के अलावा पार्टी की आगे की हिकमत अमली पर बहस होगी। पार्टी कायदीन के मुताबिक मीटिंग में रियासती और मरकजी सतह के कायदीन से बातचीत होगी। सोनिया गांधी उन कायदीन से भी मिलेंगी जिन्होंने पार्टी में रिफॉर्म्स की बात कही थी। बताया गया है कि अहमद पटेल के इंतकाल के बाद एक साबिक वज़ीर आला सोनिया गांधी से मिले थे। उन्होंने सोनिया गांधी से पार्टी कायदीन से मुलाकात कर मुद्दे सुलझाने की अपील की थी। पहले बैच में जिन कायदीन से सोनिया गांधी मिल सकती हैं उनमें हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद और दीगर अहम कायदीन शामिल हैं। इस मीटिंग में कई ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलों पर बहस होगी। इसमें रियासतों में पार्टी सुदूर की नामजदगी और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात पर भी बातचीत हो सकती है।
एक महीना पहले गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 5 स्टार कल्चर से इंतखाबात नहीं जीते जा सकते। आज कायदीन के साथ ये दिक्कत है कि अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो सबसे पहले 5 स्टार होटल बुक करवाते हैं। अगर ख़राब सड़क है तो वो उस पर नहीं जाएंगे। जब तक इस 5 स्टार कल्चर को छोड़ नहीं दिया जाता तब तक कोई इंतखाब नहीं जीता जा सकता। पिछले 72 साल में कांग्रेस पार्टी सबसे निचले पायदान पर है। कांग्रेस के पास पिछले 2 टर्म्स के दौरान लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी नहीं है। कुछ महीने पहले पार्टी के 23 कायदीन ने इस मसले पर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। इनमें कपिल सिब्बल के साथ गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे। चिट्ठी में पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में चिट्ठी लिखने वाले कायदीन की बीजेपी से मिली भगत का इल्ज़ाम लगाए जाने से ये दोनों नाराज़ हो गए थे। बिहार इंतखाबात में हार के बाद कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पार्टी ने शायद हर इलेक्शन में हार को ही यकीनी मान लिया है। इससे पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना माना गया था। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान के खिलाफ मजीद 11 मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ चल रहे मुकदमात की मजमूई तादाद 100 तक पहुंच गई है। जुमेरात को एक खुसूसी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत के दौरान रामपुर पुलिस ने खुसूसी अदालत को बताया कि आजम खान का नाम मजीद 11 FIR में जोड़ा गया है। पहले ये मामले रामपुर ज़िले में मकानों के मुबैना इंतजाम के हवाले से आजम खान के करीबी सपोर्टर्स के खिलाफ दर्ज किए गए थे। आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। वो फिलहाल अपनी अहलिया तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में कैद हैं। पुलिस ने आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर इलाके के मकामी लोगों की जानिब से दर्ज 11 FIR में मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिनके मकानों को मुबैना तौर पर मुनहदम कर दिया गया था और समाजवादी लीडर के करीबी सपोर्टर्स की तरफ से मुबैना तौर पर लूट मार की गई थी। MPs और MLAs कोर्ट में मुकर्रर एडिशनल ज़िला सरकारी वकील यानी ADGC राम अवतार सैनी ने कहा कि आजम खान के वकील ने 2019 में गंज कोतवाली में पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में डूंगरपुर के 11 बाशिंदगान की शिकायत पर आजम खान के करीबी सपोर्टर्स के खिलाफ खुद सुपुर्दगी की दरख्वास्त पेश की थी। साबिक सर्कल ऑफिसर अल हसन, साबिक सब इंस्पेक्टर फेरोज खान, रामपुर नगर पालिका के साबिक चेयरमैन जहीर अहमद खान और दीगरान के खिलाफ लूटमार के तहत मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट्स की तरफ से दर्ज की गई FIR में आजम खान का नाम नहीं था, लेकिन अब जांच के दौरान और मुलजिमीन के बयानात की बुनियाद पर आजम खान का नाम भी मुंसलिक कर दिया गया। आजम खान और उनका कुंबा रवां साल फरवरी से सीतापुर जेल में कैद है। उनके खिलाफ गैर कानूनी कब्जा, ज़मीन हड़पने, बिजली चोरी, किताब चोरी, मूर्ति चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और धमकी देने के कई मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज़ ट्वीट मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने जुमे के रोज़ दोनों को नोटिस के जवाब के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया। अदालत ने इस बात का नोटिस लिया कि अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। अदालत ने दोनों मामलात में तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद जुमेरात को यह हुक्म महफूज रखते हुए कहा था कि हम कल यानी जुमे के रोज़ अपना हुक्म जारी करेंगे। कुणाल कामरा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अदालत उज़्मा और उसके जजों के खिलाफ तौहीन आमेज़ ट्वीट्स किए थे, जबकि कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा ने इलस्ट्रेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के माबीन मुबैना मिली भगत को दिखाते हुए तौहीन आमेज़ ट्वीट्स किए थे। कुणाल कामरा के खिलाफ वर्जी दायर करने वालों में A मिश्रा, स्किंद वाजपेयी और श्री रंगटेश्वर शामिल हैं, जबकि रचिता तनेजा के खिलाफ कानून के तालिब इल्म आदित्य कश्यप ने अर्जी दायर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक PM मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी वाक़े राब्ता आमा दफ्तर को किसी ने OLX पर फरोख्त के लिए डाल दिया है और उसकी कीमत रखी गई है 7.5 करोड़ रुपए। जैसे ही ये खबर आम हुई, एक हंगामा बर्पा हो गया। मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो फौरी कार्रवाई करते हुए इश्तिहार को OLX से हटाया गया और 4 लोगों को हिरासत में लेने के साथ साथ एक को गिरफ्तार भी किया गया।
दरअसल OLX एक प्राइवेट वेबसाइट है जहां लोग अपनी चीज़ें फरोख्त करने के लिए तस्वीरें डालते हैं और दूसरा शख्स यहां से खरीदारी कर सकता है। इस वेबसाइट पर मकान और फ्लैट की भी खरीदो फरोख्त की सहूलत है। वाराणसी में वाक़ PM मोदी के ऑफिस की तस्वीर डालकर जब उसे बराए फरोख्त यानी फॉर सेल बताया गया तो साथ में उसकी तफसील भी दी गई और इश्तिहार में कहा गया कि यहाँ 4 बेडरूम बाथरूम के साथ फुल फ्रेश टू मूव लिस्टेड बाय डीलर बिल्डअप एरिया 6500 स्क्वायर फीट, 2 मंजिल 2 कार पार्किंग के साथ ही नॉर्थ ईस्ट फेंसिंग की जानकारी भी दी गई। प्रोजेक्ट नेम में PMO दफ्तर वाराणसी दिया गया। जब ये पूरी तफसील पुलिस तक पहुंची तो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए पहले तो इश्तिहार हटवाया गया और फिर इस मामले में FIR दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि जिस शख्स ने तस्वीर खींचकर OLX पर डाली थी वो गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे पूछताछ जारी है। कल हमारे संज्ञान में आया कि थाना भेलूपुर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींच करके OLX वेबसाइट पर डाली गई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भेलूपुर में FIR दर्ज की गई और इस प्रकरण की जानकारी की गई। इस प्रकरण में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा हो गया, यानी करीब 7.5 करोड़ ये केसेस हो चुके हैं। 5 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 16,60,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच सऊदी अरब ने अपने यहाँ कोरोना की वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। पहली वैक्सीन मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबी को लगाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सऊदी अरेबिया में अब तक 3,60,516 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 6,091 जान गंवा चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर तौफीक ने कहा कि ये एक बड़े मसले को ख़त्म करने की शुरुआत है। उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत का ऐलान किया। अब तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बहरीन और रूस अपने यहाँ इस ड्राइव को शुरू कर चुका है। उधर एक बुरी खबर अमेरिका से आई है। अलास्का में वैक्सीन लगवाने के बाद 2 हेल्थ वर्कर्स की हालत बिगड़ गई। दोनों को एक ही हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई गई थी। ओहदेदारों ने बताया कि एलर्जी की शिकायत होने पर दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें फाइजर की वैक्सीन दी गई थी। इसके 10 मिनट बाद एक ही हार्ट बीट बढ़ गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और स्किन पर लाल निशान बन गए। उससे पहले कभी एलर्जी का मसला नहीं रहा। वहीं दूसरे वर्कर में रिएक्शन के हल्के अलामात मिले। उसे गले में खराश और आंखों में जलन की दिक्कत हुई। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस 1 करोड़ का हिंसा छूने के करीब हैं। ताहम इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद भी 95 लाख से ज़ायद हो गई है और एक्टिव केसेस की तादाद 3,13,000 रह गई है। मरकज़ी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमे के रोज़ जारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,890 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 99,79,447 हो गई है। इसी दौरान मरीजों के सेहतियाब 31,087 मरीजों के सेहतियाब होने से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 95,20,000 और सेहतियाबी की शरह 95.40% हो गई है। एक्टिव केसेस 8,535 कम होकर 3,13,000 हो चुके हैं और उसकी शरह कम होकर 3.14% हो गई है। इसी दौरान 348 मरीजों की मौत होने के साथ मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,44,789 हो गई है और शरह अमवात यानी फर्टिलिटी रेट अब भी 1.45% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 551 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और एक फ़र्द की मौत हुई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,80,000 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,506 हो गई है। GHMC के हुदूद में 111 केसेस दर्ज हुए हैं। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को अब तक अमेरिका, ब्रिटेन समेत करीब 5 से ज़्यादा मुल्कों में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। कई मुल्कों में हेल्थ वर्कर्स और हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेट करने का अमल भी शुरू हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके लिए इमरजेंसी अप्रूवल आसानी से नहीं मिलने वाला। इमरजेंसी अप्रूवल की सिफारिश करने वाली ड्रग रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उससे हिंदुस्तान में ट्रायल्स के लिए कह सकती है।
मिंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके मुताबिक फाइजर ने जो ट्रायल डेटा पेश किया है उसमें इंडियन एथनिसिटी से जुड़े वॉलंटियर्स से जुड़ा ट्रायल डेटा मौजूद नहीं है। वैक्सीन की रेगुलेटरी प्रोसेस से जुड़े एक रिसर्चर ने कहा कि आपको किसी भी वैक्सीन के लिए मकामी आबादी पर हुए ट्रायल्स का डेटा देना होता है। अगर फाइजर के ग्लोबल ट्रायल्स में हिंदुस्तानी आबादी पर हुए ट्रायल्स का कुछ डेटा होता तो उसे क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत से छूट दी जा सकती थी, लेकिन लगता है कि उसका डेटा मौजूद नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स की छूट देने का इम्कान इस वक्त काफ़ी कम लग रहा है। इससे पहले मुल्क के टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट और क्रिएशन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कंग ने भी कहा था कि हिंदुस्तान का ड्रग रेगुलेटर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देने पर बैरूनी मुल्क वैक्सीन यानी बैरूनी वैक्सीन को हिंदुस्तान में ट्रायल्स के लिए कह सकता है। हो सकता है कि ट्रायल्स 100 हिंदुस्तानियों पर करने को कहा जाए। ये सब दुनिया भर में किए ट्रायल्स के डेटा पर तय होता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अगर फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी होगी। दरअसल फाइजर की वैक्सीन मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बनी है, जिसका ट्रायल हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ऐसे में सिर्फ ग्लोबल ट्रायल डेटा की बुनियाद पर इमरजेंसी अप्रूवल देना जोखिम से भरा हो सकता है। फाइजर के ग्लोबल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में 37,000 वॉलंटियर शामिल हुए थे। इसमें सिर्फ 4.3% लोग ही एशियाई ओरिजिन के थे। भले ही वैक्सीन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस 90% रही, लेकिन एशियन ओरिजिन के लोगों पर इसकी कामयाबी की शरह 74.4% ही थी। कोरोना वैक्सीन के लिए 50% को कट ऑफ माना जा रहा है। ऐसे में 74.4% भी अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है, लेकिन इससे ये भी साफ है कि सैंपल साइज मौजूद नहीं था। वहीं कोरोना वायरस की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी हिंदुस्तान में तैयार की जा रही है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड आरडीएफ के सीईओ किरिल दिमित्रिव के हवाले से रूसी एम्बेसी ने एक बयान जारी किया। कहा कि स्पुतनिक वी के अगले साल यानी 2021 के आखिर तक इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाएंगे। ये सभी हिंदुस्तान में तैयार किए जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 फुल डोज बेहतर इम्यून रिस्पांस दे रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जुमेरात की रात ये जानकारी दी। यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि पहले हमने एक फुल और एक हाफ डोज देकर ट्रायल किया, यानी कैंडिडेट को 1.5 डोज दी गई थी, अब 2 फुल डोज दिए गए। इनके नतीजे काफ़ी बेहतर रहे। करीब 1 महीने पहले एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन में मैन्युफैक्चरिंग एरर की बात मानी थी। तब वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के रिजल्ट्स जारी किए गए थे। इसमें अलग अलग नतीजे सामने आए थे। जुमेरात को जारी बयान में ऑक्सफोर्ड ने अपनी वैक्सीन पर नए सिरे से जानकारी दी। कहा कि हमने अपने कैंडिडेट्स को ट्रायल के दौरान वैक्सीन की 2 फुल डोज दिए, इसके अच्छे नतीजे सामने आए। इसके पहले हमने एक फुल और एक हाफ डोज दिया था, इसके मुकाबले में 2 फुल डोज काफ़ी कारगर साबित हुए। अब बात करते हैं बीएससी सेंसेक्स की। घरेलू शेयर बाजारों में जुमे के रोज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन में मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला और दोनों की इंडेक्सेस में एक वक्त में अच्छी खासी गिरावट आ गई थी। हालांकि दोपहर के सेशन में सेंसेक्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। इस तरह बीएससी सेंसेक्स जुमे को 70.35 पॉइंट्स यानी 0.15% की तेज़ी के साथ 46,960.69 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 19.80 पॉइंट्स यानी 0.1% की तेज़ी के साथ 13,760.50 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेक्टरल इंडेक्स की बात की जाए तो आईटी और फार्मा सेक्टर के साथ के शेयर 1% के उछाल के साथ बंद हुए। क्रिकेट हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन जुमला 15 विकेट गिरे। दिन के खेल में इंडिया ने पहली पारी में 244 रन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली पारी में 191 रन ही बना पाई। हिंदुस्तानी टीम ने शानदार गेंदबाजी के दम पर पहली पारी की बुनियाद पर 53 रनों की बढ़त हासिल की। दिन का खेल खत्म होने तक हिंदुस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बनाए थे और उनकी कुल बढ़त 62 रन की हो गई थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।